भटकती आत्मा किसी के इंतजार में। मैदानी भागों में भी अगर किसी कलकल बहती नदी के किनारे कोई छोटा सा गांव हो, आसपास में हरियाली ही हरियाली हो, शाम के समय गायत्रियों का झुंड इस नदी के किनारे के खाली भागों में छोटी बड़ी झाड़ियों के बीच उग आई घासों को चर रहा हो, गायें रह रहकर रंभा रही हों, बछड़े कुलाचे भर रहे हों, वहीं कहीं पास में ही एक छोटे से खाली भाग में चरवाहे गुल्ली डंडा या चिक्का कबड्डी आदि खेल रहे हों और छोटी छोटी बातों पर भी तर्क वितर्क करते हुए हंसी मजाक कर रहे हों। पास के ही खेतों में किसान लोग खेतों की निराई गुड़ाई या जुताई कर रहे हों, रह रहकर कहीं सुरती ठोंकने की आवाज आ रही हो तो कोई किसान खेत जोतने के बाद कांधे पर हल उठाए गांव में जाने की तैयारी कर रहा हो, कुछ घनसगरहीन घास से भरे खांची को सर पर उठाए हाथ में हंसुआ और खुरपी लिए घर की ओर जाने के लिए उतावली दिख रही हो और उसी समय कोई चिंतक वहीं आसपास नजरें गड़ाए यह सब देख रहा हो तो उसे यह सब देखना या महसूस करना किसी स्वर्णिम आनंद से कम नहीं होगा। यह मनोहारी दृश्य उसके लिए सदा अविस्मरणीय होगा। जब आप सरवरिया क्षेत्र में पूरब की ओर बढ़ेंगे तो नदी के खलार में आपको एक बभनवली नाम का गांव मिलेगा। इस गांव में 7 टोले हैं। इन्हीं टोलों में से एक टोला है बभन टोला। बभन टोला को आप पास के टोले वाले बभनौती भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इस टोले पर बसे 22 से 24 घरों में से 18 से 20 घर ब्राह्मणों के ही हैं। इस टोले से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंडक बहती है। गांव में कई सारे देवी देवताओं के थान हैं। इन थानों में मुख्य रूप से डेहबाबा, बरम बाबा, काली माई, भवानी माई के थान हैं और साथ ही गांव के बाहर नदी के पास एक टिले पर बना छोटा सा शिव मंदिर। अगर कभी आप किसी सुरमय पर्वतीय क्षेत्र का दर्शन किए हों और उसकी खूबसूरती के कायल हों और उसके बाद मैदानी भाग के इस छोटे से टोले रूपी गांव में जाने को मौका मिल जाए तो हर हालत में यहाँ का सुरमय वातावरण, गवई सादगीपूर्ण परिवेश आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपके मुख से बरबस ही निकल पड़ेगा कि इस भौतिक संसार में अगर कोई अविस्मरणीय मनोहारी स्थल है तो बस वह यही है। एक बार की बात है कि एक विदेशी पर्यटक दल घूमते घामते इस गांव के पास आ पहुंचा। उस दल को यह ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि वे लोग महीनों तक यहीं रह गए। गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत भी की। इस दल में नैन्सी नामक की एक षोडशी भी थी। प्रकृति ने उसके अंग प्रत्यंग में बला की खूबसूरती भर दी थी। उसे जो भी देखता ही रह जाता। नैन्सी बहुत शर्मीले स्वभाव की भी थी और यहाँ तक कि अपने पर्यटक दल के सदस्यों के साथ भी बातें करते समय आंखें नीची रखती थी। नैन्सी की खूबसूरती में उसके दैनिक कार्य 4 चांद लगा देते थे। वह प्रतिदिन समय से जगने के बाद नहा धोकर मंदिर भी जाती थी और गांव के कुछ किशोरों, बच्चों, महिलाओं आदि को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा कर योग आदि के साथ ही अंग्रेजी बोलना भी सिखाती थी। दरअसल नैन्सी को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था और वह जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई भी कर रही थी। नैन्सी को कई सारी भाषाओं पर एकाधिकार था। वह फर्राटेदार तत्समी हिंदी बोलती थी। कभी कभी नैन्सी गांव की महिलाओं को एकत्र कर उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत करने की कोशिश करती थी। इन महीनों में गांव वालों की चहेती बन गई थी नैन्सी। उसके अपनापन ने पूरे गांव वालों को अपना बना लिया था। रमेसर काका तो गांव वालों के सामने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और सीना तानकर कहते थे कि अगर नैन्सी के माता पिता हाँ करेंगे तो वे अपने बेटे सूरज का ब्याह नैन्सी से करना पसंद करेंगे, भले ही इसके लिए उनका अपना समाज साथ न दे। गांव में आने के बाद अगर नैन्सी ने सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया था तो वह था सूरज। नैन्सी कभी कभी सूरज के साथ खेतों के तरफ भी निकल जाया करती और उसके साथ मेड़ पर बैठकर गन्ना खाती, बहुत सारा बतियाती और हिरनी की तरह कुलांछे भरती गांव में आ जाया करती।
कभी कभी जब सूरज गाय बैलों को नहलाने के लिए नदी पर जाता तो नैन्सी भी उसके साथ जाती और मवेशियों को नहलाने में उसकी मदद करती। पुआल का लुड़ा बनाकर गायों बैलों के शरीर पर मलती, गायों छड़ों को दुलराती और किसी गाय का पगहा पकड़े कोई विदेशी गीत गुनगुनाते सूरज के साथ लौट आती। कभी कभी किसी बात को लेकर नैन्सी और सूरज लड़ भी जाते, पर यह तकरार बहुत अधिक देर तक उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं रख पाती। कहीं न कहीं सूरज और नैन्सी के दिल के किसी कोने में प्रेम अंगराई लेने लगा था, प्रेम की लौ जलने लगी थी, पर वे दोनों अनजान थे इससे। विधि का लिखंत कहें या प्रकृति को कोई खेल, लगभग 2 से 3 महीने के बाद जब वह विदेशी पर्यटक दल उस गांव से विदा लेने लगा तो नैन्सी ने अपने आप को गांव वालों के दिल के इतने करीब पाया कि वह गांव वालों की जिद के आगे नतमस्तक हो गई और अपने साथियों के साथ न जाकर कुछ दिन और गांव वालों के साथ रहने का मन बना लिया। नैन्सी ने ज्यों ही उस गांव में कुछ दिन और रुकने की बात कही, सभी ग्रामवासी प्रफुल्लित मन से मन ही मन उसकी जय जयकार करने लगे। रमेसर काका तो इतने प्रसन्न थे कि उनके आंख के आंसू बहुत चाहने के बाद भी आंखों में रहना उचित नहीं समझे और आंखें भी अब उनको विदा करना ही ठीक समझीं। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही रमेसर काका दौड़कर नैन्सी को बाहों में भर लिए और अपनी बेटी की विदाई करने वाले बाबुल की तरह आरे मेरी बेटी कहकर अहकने लगे। नैन्सी भी अपने आप को रोक न सकी और उनसे लिपटकर आंसू बहाने लगी। नैन्सी ने रमेसर काका के घर के सभी कामों में हाथ बंटाने के साथ ही गांव वालों को सिखलाना पढ़ाना जारी रखा। धीरे धीरे 10 से 11 महीने बीत गए और अब नैन्सी पूरी तरह से ग्रामीण किशोरी के रूप में परिणत हो चुकी थी। इन 10 से 11 महीनों के बीच नैन्सी ने गांव के किशोरों और युवाओं को इतना प्रेरित किया था, इतना उत्साहित किया था कि गांव के लगभग अधिकांश किशोर युवा जो 10वीं और 12वीं आदि पास थे, वे अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरियों में चयनित हो गए। रमेसर काका का बेटा सूरज भी एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशिक्षण के लिए पुणे आ गया। अब गांव की तस्वीर एकदम से बदल गई थी। पहले जो गांव की सरलता, सुंदरता व संपन्नता ठंड से कांपती एक चिड़ै की तरह पंख को सिकोड़े हुए थी, वही सरलता, सुंदरता व संपन्नता अब नैन्सी रूपी घाम के लगने से अपना पंख पसार कर उड़ने लगी थी। सूरज का प्रशिक्षण होते ही वह गांव वापस आ गया। उसकी पोस्टिंग एक सेना अधिकारी के रूप में हो चुकी थी। वह 10 से 15 दिन की छुट्टी बिताने के बाद ज्वाइन करने वाला था। इन 10 से 15 दिनों में समय ने पूरी तरह से करवट लिया। नैन्सी के यह बताते ही कि वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, रमेसर काका ने स्नेहिल हृदय से उसके सर पर हाथ रखा और अपने सूरज से कहा कि बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि नैन्सी को तू अपना ले। सूरज ने रमेसर काका के हाँ में हाँ तो मिलाई पर कहा कि बाबूजी ज्वाइन करने के बाद मैं पहली छुट्टी में गांव आते ही नैन्सी से ब्याह रचा लूंगा। कहते हैं कि आदमी एक खिलौना है उस शक्ति का जो अपने मनोरंजन के लिए अपने हिसाब से आदमी के साथ खेलती है। इस खेल में आदमी का बस नहीं चलता, उसे तो बस एक कठपुतली की तरह उस शक्ति के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह शक्ति जिसके अदृश्य होकर भी दृश्य होने का भान है, वह कभी कभी कुछ ऐसे खेल कर जाती है कि खिलौना टूटकर बिखर जाता है या उसकी दृश्यता अदृश्यता में परिणत हो जाती है। जी हाँ, परिणीता बनने से पहले ही उस शक्ति ने कुछ ऐसा ही खेल खेला नैन्सी के साथ। ऐसा खेल जो नैन्सी के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया कि वह सदा के लिए अदृश्यता में दृश्य बन गई। हुआ यह था कि सूरज सीमा पर आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया था और उसकी लाश भी शायद आतंकी उठाकर ले गए थे। सेना के कई जवान अधिकारी गायब हो गए थे और 15 से 20 दिन तक खोज करने के बाद भी जब उनका अता पता नहीं मिला तो सेना ने यह मान लिया था कि वे आतंक की भेंट चढ़ गए। नैन्सी, वही नैन्सी जो पहले एक हिरनी की तरह कुलाचे भरती रहती थी, अब एक मूर्ति बनकर रह गई थी।
खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था उसने। गांव वालों ने, रमेसर काका ने उसे बहुत समझाया पर सब कुछ समझकर भी वह एक नासमझ बनी रही। सूनी आंखों से राह निहारती रही, गांव के बाहर पागलों जैसी घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि उसका सूरज जिंदा है, वह मरा नहीं है। फिर से अभियान चलाकर उसकी नई सिरे से खोज की जाए, वह जरूर मिल जाएगा। पर सरकार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह भी पूरी तरह से मान चुकी थी कि सूरज शहीद हो चुका है। अब नैन्सी के पास खुद कुछ करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वह हर हालत में सूरज को पाना चाहती थी और उसका दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि सूरज अब नहीं रहा। क्योंकि वह एक दिन रमेसर काका से भी कह रही थी कि काका, अगर सूरज नहीं रहा तो मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। काका, हम दो जिस्म पर एक जान हैं, अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर पता चलता। पर सात्विक समर्पित प्रेम को समझना सबके बस की बात नहीं होती। रमेसर काका ने इसे नैन्सी का सूरज के प्रति दीवानगी, पागलपन समझा और बस उसे सांत्वना देकर रह गए। लगभग 1 महीने बीत गए। अब नैन्सी थोड़ी कठोर सी लगने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव बनते बिगड़ते रहते थे। लोगों को लगता था कि वह थोड़ी सी बावली हो गई है। एक दिन सुबह जब रमेसर काका खेतों से लौटकर घर वापस आए तो नैन्सी घर में न दिखी। दरअसल नैन्सी तो सूरज की खोज में निकल गई थी। नैन्सी के जाने के लगभग 14 से 15 दिनों के बाद एक ऐसी घटना घटी जो रमेसर काका और गांव वालों के लिए बहुत ही हृदय विदारक थी। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध तो कर दिया था, पर पूरे गांव वाले क्या, जो भी इस घटना को सुनता, नैन्सी के कारनामे के आगे नतमस्तक हो जाता। दरअसल नैन्सी एक सैनिक के भेष में भारतीय सैनिकों की आंख से बचते हुए वहां पहुंच गई थी जहां से सूरज गायब हुआ था। उस जगह पर पहुंचकर नैन्सी ने गोली चलाते हुए दुश्मन सेना के खेमे में भूचाल ही नहीं लाया था, अपितु कितनों को मार गिराया था और भारतीय सेना कुछ समझ पाती इससे पहले ही दुश्मन सेना की एक गोली ने उसकी इहलीला कर दी थी। फिर सेना के जवानों ने नैन्सी के शव को अपने कब्जे में लेकर कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे ससम्मान रमेसर काका को सौंप दिए थे। नैन्सी के चले जाने से केवल रमेसर काका का ही घर काटने को नहीं दौड़ता था, अपितु पूरे गांव में शोक की लहर थी। यहाँ तक कि वह ग्रामीण सात्विक मनोरम परिवेश अब आग उगलने लगा था। पर समय अच्छे अच्छे घावों को भर देता है। काफी समय बीत जाने के बाद गांव फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौटने लगा था। लोग बीती बातों को याद कर अपनी आंखें तो गीली कर लेते थे, पर उसे एक बुरा स्वप्न मानकर भूल जाना चाहते थे। एक दिन सुबह सुबह रमेसर काका खेतों से लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि घर में किसी के पायल की आवाज सुनाई दे रही है। उन्हें बहुत ही कौतूहल हुआ, पर जब वे घर में घुसे तो चूल्हा जलता देख उनके सर की लकीरों के साथ ही पसीने भी उभर आए। जो कुछ भी हो रहा था वह अजीब था और रमेसर काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज ने विस्मित कर दिया। जी हाँ, एक महिला आवाज ने। वह सुमधुर आवाज किसी और की नहीं अपितु नैन्सी की ही थी। वह आहिस्ते से बोल रही थी, बाबूजी डरिए नहीं, मैं हूं, मैं नैन्सी। मैं वापस लौट आई हूं और बहुत ही जल्द सूरज को भी वापस लाऊंगी। रमेसर काका के पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वे तेजी से घर के बाहर निकले और घर से बाहर निकले ही चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफी लोग एकत्र हो गए। फिर उन्होंने लोगों के पूछने पर उंगली से घर की ओर इशारा करते हुए कंपकपाई आवाज में कहा कि वह लौट आई है। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया कि आखिर कौन लौट आई है, ऐसा क्या हुआ है कि रमेसर काका एकदम से सहम गए हैं।
जब गांव वालों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें भी किसी के पायल की आवाज सुनाई देने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा दिखा महसूस हुआ जिससे उन्हें भी नैन्सी के लौट आने पर भरोसा हो गया। पर फिर भी वे यह मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नैन्सी तो मर चुकी थी, वह कैसे आ सकती है। अजीब स्थिति थी। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके नैन्सी को आवाज लगाई, पर अब तो पायल की आवाज भी गायब हो गई थी। फिर क्या था, कुछ लोगों ने रमेसर काका का पूरा घर छान मारा पर उसे नैन्सी कहीं नहीं मिली। अब तो गांव वाले पूरी तरह से डर गए थे, तो क्या नैन्सी की आत्मा। खैर, उस दिन गांव वालों ने दोपहर में मंदिर पर एकत्र होकर इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। आखिर अगर नैन्सी की आत्मा वापस आ गई है तो अब क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह हम गांव वालों को परेशान करे। गांव के बड़ बुजुर्ग अभी यही सोच रहे थे कि तभी एक हल्की सी आंधी उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। सब लोग सहम कर बैठ गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी घंटे की आवाज धीमी होने लगी और एक अदृश्य महिला आवाज गूंजने लगी, हाँ, मैं नैन्सी हूँ नैन्सी, मैं वापस लौट आई हूँ और जब तक सूरज को लाकर रमेसर काका को सौंप नहीं देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पर हाँ, मैं यह भी वादा करती हूँ कि मेरे कारण इस गांव के किसी का भी कोई बुरा नहीं होगा। मैं बहू हूँ इस गांव की और सदा अपने संबंध को निभाती रहूंगी। यह आवाज होते ही गांव वालों के पास अब कुछ कहने या सोचने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा था। उन्हें अदृश्यता में दृश्यता का भान हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह सुबह एक अदृश्य आत्मा गांव में घूम घूम कर लोगों को सजग करती नजर आने लगी। उसके होने का एहसास तो सबको हो रहा था, पर उसकी अदृश्यता एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।